नमस्कार, स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष के इस खास बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान, मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी प्रीति रघुनंदन। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर मध्य प्रदेश के विदिशा से, जहां बीजा मंडल पर विवाद बढ़ गया है। हिंदू संगठन इसे सूर्य मंदिर बताते हुए नाग पंचमी के मौके पर पूजा करने पर अड़े हैं। सैकड़ों की भीड़ अभी बीजा मंडल पर मौजूद है। इसके लिए कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा गया था। कलेक्टर ने ASI की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए पूजा करने की इजाजत नहीं दी थी, इनकार कर दिया था। कलेक्टर ने जानकारी दी थी कि ASI ने इसे मस्जिद बताया है, जिसको लेकर अभी भी हंगामा जारी है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, क्योंकि ये कहा गया था कि अगर इजाजत नहीं मिली है उसके बावजूद यहाँ पहुंचेंगे और पूजा अर्चना करेंगे। तो विदिशा के बीजा मंडल पर विवाद बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि दरअसल किस तरह की स्थिति अभी है। ताला लगा हुआ है, इजाजत नहीं मिली। कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया था, कलेक्टर ने इजाजत नहीं दी, कहते हुए कि ASI की रिपोर्ट में बताया गया है कि ये क्या आप अभी भी माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं? अपोलो फर्टिलिटी के साथ अपनी माता पिता बनने का सपना पूरा करें। मुफ्त परामर्श के लिए 9953440671 पर कॉल करें। मस्जिद है हमारे साथ यहीं पर, जहां ये पूरा हंगामा हो रहा है। बीजा मंडल से हमारे साथ जुड़ गए हैं TV9 भारतवर्ष संवाददाता शुभम गुप्ता। शुभम, इस वक्त क्योंकि हम देख रहे हैं कि कहा गया था कि पहुंच जाएंगे, तो क्या पहुंच चुके हैं यहाँ पर ये तमाम लोग जिन्होंने कहा था कि वो पूजा करेंगे? और फिर इस पर जिला प्रशासन की भी क्या कोई तैयारी है? देखिए सुमेरा, हर वर्ष नाग पंचमी पर 1992 से ही यहाँ पर पूजा अर्चना होती आई है, मगर विवाद इस बात को लेकर था कि जो ताला लगा हुआ है उसे खोलना चाहिए। जो ASI जो एक तरह से जो अंदर मूर्तियां रखी है वहाँ पर, अब ये अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल सबसे बड़ी नारेबाजी यहाँ पर यही हो रही है कि ताला खोलो, ताला खोलो। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये वही युवा है जिन्होंने इस बात को लेकर क्या नाम है, क्या नाम है आपका? मेरा ध्रुव चतुर्वेदी। आपने ही ज्ञापन दिया था, कलेक्टर से पूछा था कि आपको अनुमति मिलना चाहिए। हमारे शास्त्री जी की पहली और अंतिम इच्छा ये है कि उनके देखते हुए ताला खोल के पूजन हो जाए। और यहाँ पूजन हमारे वरिष्ठ गार्जियन शास्त्री जी ही करते हैं, और जिन्होंने अब पूजन ना करने, बहिष्कार करने का हम लोगों को आह्वान कर दिया है। और हम लोग युवा पूजन में सम्मिलित नहीं होंगे जब तक शास्त्री जी पूजन में सम्मिलित नहीं होंगे। और इनकी प्रथम और अंतिम इच्छा यही है कि उनके देखे देखे यहाँ ताला खोल के पूजन हो जाए। हर प्रतिवर्ष ऐसे ही चालू हो चुके हैं 90 साल के, और ये लड़ रहे थे, सारे आंदोलनों में ये लड़े। उनके बिना पूजा नहीं मानी जाएगी। बिना शास्त्री जी के पूजन होना ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। जो 70 वर्षों का संघर्ष है। दूसरी तस्वीर दिखाते हैं उसी ताले की, जहां पर ये पूरा विवाद चल रहा है। जिस ताले को लेकर विवाद है उस ताले की भी तस्वीर यहां पर देखिए, क्योंकि बीजेपी के जो विधायक हैं मुकेश टंडन, वो यहां पर पहुंचे हुए हैं और वो यहाँ पर इस वक्त पूजा अर्चना कर रहे हैं। हालांकि भारी पुलिस बल सुबह 6 बजे से ही यहाँ पर तैनात है। और फिलहाल ये तस्वीरें आप मुकेश टंडन की देख रहे हैं, जो बीजेपी के विधायक है, जो विजय मंदिर को लेकर जो समिति बनी है उसके वो अध्यक्ष भी है। नारेबाजी यहाँ पर जमकर हो रही है, ताला खोलो, मगर इसके बावजूद भारी पुलिस बल के बीच आखिरकार पूजा अर्चना चल रही है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव TV9 भारतवर्ष पर, जो विवाद चल रहा है, जिसे मस्जिद बताया गया ASI के द्वारा, और अब हिंदू पक्ष कोर्ट जाने की बात कर रहा है। खुद शिवराज सिंह चौहान यहाँ से सांसद हैं। 1992 में जब इसे लेकर आंदोलन छेड़ा गया, उस समय शिवराज सिंह चौहान भी इस आंदोलन का समय समय पर जो बैठकें होती रही उसमें शिवराज सिंह चौहान भी जी यहाँ प्रदर्शन भी चल रहा है। तो इसी तरह से ये ताला जो आप देख रहे हैं वो नहीं खुला है। अंदर जो है वो मूर्तियां रखी हुई है, उसी को खुलवाने को लेकर यहाँ पर विवाद चल रहा था। उसी को लेकर ज्ञापन कलेक्टर को पूजा पाठ जो आप दिखा रहे हैं जवाब में, और ये जो प्राचीन मंदिर है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अधीन ये मंदिर आता है और साल में सिर्फ एक बार खोला जाता है, नाग पंचमी के दिन। लेकिन अगर आप मेरे सवाल को सुन पा रहे हैं शोर के बीच, तो अभी तक तो जानकारी ये है कि बंद ताले के बाहर से ही पूजा की अनुमति थी। अब ये अचानक से बदलाव क्यों हिंदू संगठन चाहते हैं, या फिर कुछ और भी बात है जो सामने आ रही है वहां पहुंचकर?
ऐसे में अंदर जो मूर्तियां रखी है उन्हें पूजा करने का अधिकार उन्हें होना चाहिए। इसीलिए इस ताले के अंदर जो मूर्तियां रखी हुई है, शिवलिंग रखे हुए हैं, उनकी पूजा। शुभम, आपकी आवाज बहुत साफ नहीं आ रही है, आप तस्वीरें दिखाते रहिएगा। दरअसल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं विदिशा के प्राचीन सूर्य मंदिर के बाहर की, जहां पर जिसे विजय मंदिर और बीजा मंडल के नाम से भी जाना जाता है। अभी तक ये मंदिर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अधीन आता है और 30 वर्षों से जो जानकारी है वो ये कि हिंदू संगठन ताले लगे हुए बाहर वाले हिस्से से ही पूजा पाठ करते थे। लेकिन अचानक से इस बार विवाद की वजह शुभम क्या बना, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो? जी जी, देखिए विवाद एक ही बात को लेकर है, जो विदिशा के कलेक्टर ने आदेश जारी किया, जो जवाब हिंदू संगठन को दिया और उस जवाब में यह लिखा कि बीजा स्थल एक मस्जिद है। सारा की सारा विवाद इसी को लेकर है, क्योंकि 1942 से लेकर 1962 तक इसी जगह पर हमने देखा कि यहाँ पर नमाज अदा की जाती थी। विवाद बढ़ा, उसके बाद मुस्लिम समाज को एक अलग स्थल दे दिया गया जिसे ईदगाह कहते हैं, जो कि आज भी इस विदिशा में मुस्लिम समाज वहीं पर नमाज अदा करता है। उसके बाद जो हिंदू पक्ष कहता है कि ये जगह हिंदुओं को दे दी जानी चाहिए थी, जब अगर बंटवारा हुआ ही था कि ईदगाह की जगह उन्हें अलग दे दी गई, मगर वो नहीं हुआ और उससे इस जगह को मस्जिद करार दे दिया गया। हालांकि उसी एएसआई का जो म्यूजियम है शुभम, वहां पर जो लिखित में इस मंदिर का इतिहास जब यहाँ पहुंचे हैं तमाम लोग, तो अभी बाहर से ही पूजा कर कर वापस जाएंगे या उनकी कोई और मांग भी है? क्योंकि वो ये कह रहे हैं ना लगातार कि ताला खुलना चाहिए, तो आज उनका क्या कार्यक्रम है, क्या कहना है वो तमाम लोग जो वहां पहुंचे हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये तस्वीर दिखाते रहिए मुकेश, और जो सवाल आप कर रही हैं, मांग तो यहाँ पर स्पष्ट तौर पर यही है और प्रदर्शन भी आप देख रहे हैं कि ताला खोलो, प्रशासन ताला खोलो, वो ताला खुल नहीं रहा है। मगर यहाँ पर विधायक है बीजेपी के मुकेश टंडन, जो कि 1992 से ही इस समिति से जुड़े हुए हैं, लगातार उनके नेतृत्व में आंदोलन हुए हैं, वो खुद मौजूद है। उन्होंने अभी यहाँ पर बातचीत में कहा है कि हम अब कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। खुद शिवराज सिंह चौहान यहाँ से सांसद हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे, उनसे बात हो भी चुकी है और प्रधानमंत्री तक भी हम बात अपनी पहुंचाएंगे। मगर ये जो प्रदर्शन है ये कुछ ही देर चलेगा, भारी पुलिस बल तैनात है, क्योंकि जो मुकेश टंडन है वो खुद इस बात पर तैयार हो गए हैं। लेकिन ताला खुलवाने को लेकर हम यहाँ पर अड़े नहीं रहेंगे। अब ये कहा जा रहा है कि इस लड़ाई को आगे लेकर जाया जाएगा, इसको कोर्ट तक इसकी जो पैरवी है वो की जाएगी, और क्योंकि ये हमेशा से होता रहा है कि यहाँ पर पूजा होती है, तो आज भी वो पूजा हो रही है, लेकिन साथ ही मांग इस बात की भी कि ताला खोला जाए। शुभम, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। संसद भवन में प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी की मुलाकात हुई है। स्पीकर की चाय बैठक के दौरान ये अहम मुलाकात हुई। पीएम और राहुल गांधी ने एक दूसरे का अभिवादन किया। राहुल गांधी ने राजनाथ सिंह से यूक्रेन पर सवाल भी पूछा। राजनाथ सिंह ने उन्हें जवाब दिया कि यूक्रेन पर भारत की नजर लगातार बनी हुई है। तस्वीरें भी हम आपको इस मुलाकात की दिखा रहे हैं। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई स्पीकर की चाय पर, और नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी यहां मौजूद थे। अभिवादन भी किया उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से सवाल भी पूछा यूक्रेन को लेकर, जिस पर राजनाथ सिंह ने उन्हें जवाब दिया कि यूक्रेन पर भारत की नजर बनी हुई है। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए TV9 भारतवर्ष संवाददाता आनंद प्रकाश पांडे। आनंद, मुलाकात अहम, नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी इस चाय की बैठक में शामिल हुए थे, क्या कुछ और हुआ, क्या और जानकारी मिल रही है बैठक की? जी देखिए, आज लोकसभा जो है वो अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गई है, और ऐसे में जब लोकसभा स्थगित होती है तो एक औपचारिक बैठक होती है लोकसभा अध्यक्ष के कमरे में, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो सदन के नेता होते हैं वो मौजूद रहते हैं, संसदीय कार्य मंत्री मौजूद होते हैं, और सभी जो दलों के जो संसदीय दल के फ्लोर लीडर्स होते हैं वो भी मौजूद होते हैं। तो नेता विपक्ष के साथ राहुल गांधी भी आज इस बैठक में मौजूद थे। चाहे बैठक हुई उसमें जैसे प्रधानमंत्री आए उस बैठक में, तो राहुल गांधी ने अभिवादन किया प्रधानमंत्री का, प्रधानमंत्री ने भी उनके अभिवादन का मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और सबने बैठ के साथ में चाय पी। और उसके बाद राजनाथ सिंह से बात करते हुए राहुल गांधी ने यूक्रेन को लेकर सवाल पूछा कि यूक्रेन में भी हालात कैसे हैं और सरकार क्या कर रही है। तो ऐसे में राजनाथ सिंह ने कहा कि यूक्रेन में जो भी हालात है उसको लेकर भारत सरकार जो है नजर बनाई हुई है, और समय समय पर उसको लेकर अपडेट किया जाता है। और ये भी बताया जा रहा है कि क्योंकि प्रधानमंत्री का दौरा प्रस्तावित है यूक्रेन को लेकर, इसलिए भी हो सकता है कि राहुल गांधी ने जानना चाहा हो कि यूक्रेन को लेकर भारत की स्थिति क्या है, भारत की पोजीशन क्या है। तो ऐसे में एक औपचारिक बैठक थी, चाय बैठक थी, और जिसके बाद लगभग 15-20 मिनट चाय बैठक चली, और उसके बाद सभी जो अलग अलग दलों के नेता थे वो निकल गए।
जी आनंद, लेकिन इसके अलावा यूक्रेन के मसले के अलावा भी कोई मुद्दा था जिस पर चर्चा हुई, जिस पर कोई सवाल जवाब सामने आया अभी तक जानकारी में? जी देखिए, ये एक औपचारिक बैठक होती है और इसमें सवाल जवाब नहीं होते, लेकिन जब आप एक दूसरे को ग्रीट करते हो तो चूंकि आप राजनाथ सिंह जो है वो उनसे राहुल गांधी ज्यादा बातचीत करते हैं, प्रधानमंत्री से उन्होंने बस अभिवादन किया, लेकिन जैसे राहुल गांधी का सामना राजनाथ सिंह से हुआ तो उन्होंने राजनाथ सिंह को जो ग्रीट किया उन्होंने पूछा कि यूक्रेन को लेकर अभी भारत सरकार क्या कर रही है, क्या सोच रही है। और उनके सवाल का एक मकसद ये भी था क्योंकि वो ये भी जानना चाहते थे कि जब प्रधानमंत्री का जो दौरा प्रस्तावित है तो ऐसे में भारत सरकार की तरफ से यूक्रेन को क्या कोई भरोसा दिया जाएगा, और जिस तरह से दोनों देशों के संबंध है भारत और रूस के, तो ऐसे में ठीक रूस और यूक्रेन को लेकर भारत की स्थिति क्या है, और जब प्रधानमंत्री वहां जाने वाले तो क्या बात करेंगे। तो उनका मकसद ये राहुल गांधी का पूछने का, लेकिन जाहिर तौर पर राजनाथ सिंह ने साफ तौर पर उनको कहा कि जो भी हालात है यूक्रेन में वहां उसको लेकर भारत सरकार की नजर बनी हुई है और समय समय पर जो भी ऐसा कुछ अपडेट होता है सरकार उसको सूचित भी करती है। जी आनंद, शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो चाय पर चर्चा को लेकर ये देख रहे हैं आप, सत्ता पक्ष और विपक्ष की एक मुलाकात। स्पीकर ने ये चाय बैठक बुलाई थी जिसमें राहुल गांधी ने यूक्रेन पर सवाल पूछा, जिस पर राजनाथ सिंह ने उनका जवाब दिया। तो आज जब पीएम मोदी, राहुल गांधी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की जब मुलाकात हुई तो रूस यूक्रेन का भी जिक्र छिड़ा। अब आपको हम रूस यूक्रेन से जुड़ी हुई खबरें दिखाने जा रहे हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, डोनेट्स्क के बाहरी इलाके में रूस की बमबारी हुई है। जनरल स्टोर पर बम गिरने से कई लोगों की मारे जाने की भी खबर है। रूसी हमले के वक्त कई लोग खरीदारी कर रहे थे। रूसी हमले के बाद धुएं का गुबार दिखाई दिया। रूसियों ने डोनेट्स्क क्षेत्र के कोत्स्तिनिविस्का में एक किराने की दुकान पर बमबारी की है। जब हमला हुआ तब बहुत सारे लोग सुबह किराने की दुकान पर खरीदारी के लिए पहुंचे थे और कई नागरिक मारे गए हैं, चोटिल हुए हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रूसी सेना ने यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर विध्वंसक प्रहार किया है। ज़पोरिज्जिया के बाहरी इलाके में यूक्रेन पर हमला है। MLRS से ताबड़तोड़ हमले में कई यूक्रेनी जवानों के मारे जाने की खबर भी सामने आ रही है। यूक्रेनी वायुसेना के रूस के बेलगोरोद पर हवाई हमले की खबर है और बेलगोरोद में यूक्रेनी सेना ने मिसाइल गिराई है। हमले में रूसी मिलिट्री व्हीकल रिपेयर सेंटर तबाह हो गया है। एक और बड़ी खबर ज़पोरिज्जिया से। ज़पोरिज्जिया में रूसी सेना के ट्रेनिंग ग्राउंड पर यूक्रेन ने हमला किया। यूक्रेनी सेना ने मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम से बड़ा हमला किया। हमले में रूस के कई टैंक और दूसरे हथियार तबाह हो गए। यूक्रेनी सेना का दावा है इस बीच कि कई रूसी सैनिकों ने सरेंडर किया है। कुर्स्क रीजन में रूसी जवानों के सरेंडर का दावा है। यूक्रेनी सेना ने हमले के बाद रूसी जवानों के सरेंडर का वीडियो जारी किया है। एक और बड़ी खबर खेरसौन से। खेरसौन में यूक्रेनी सेना ने रूसी सेना के काफिले पर हमला किया। हवाई हमले में रूसी सेना को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन के हमले में कई रूसी जवानों के मारे जाने की खबर भी है। हमले में कई रूसी टैंक भी खाक हो गए। इधर रूसी जवानों ने मारे गए यूक्रेनी जवानों के शव को चलती गाड़ी से बाहर फेंका है। ड्रोन कैमरे से ली गई हैं तस्वीरें जिसके जरिए ये सच्चाई सामने आई है। यूक्रेनी ड्रोन को चकमा देने के लिए यूक्रेनी सैनिकों के शवों को फेंका गया है। गाजा में इजरायली सेना के टैंक पर हमला हुआ है। हमास ने इजरायली सेना पर हमले का वीडियो जारी किया। हमास के हमले में टैंक में सवार इजरायली जवानों की मौत हो गई। हमास के हमलावरों ने बिल्डिंग में छिपकर यह हमला किया इजरायली डिफेंस फोर्स के जवानों पर। गाजा में हमास के ठिकानों पर इजरायली सेना का जवाबी हमला हुआ है। इजरायल की वायुसेना ने हवाई हमले किए हैं। गाजा और खान यूनिस में हमास के 60 ठिकानों को तबाह करने का दावा है। एक और बड़ी खबर ईरान से जंगी तनाव के बीच सीरिया पर इजरायल ने भीषण बमबारी की है। होम्स में शायरात एयरपोर्ट पर इजरायली सेना ने हमला किया है। वेपन डिपो पर भी हमला किया गया है। ईरान से हथियार जो मिले थे वो नष्ट कर दिए गए। कुर्स्क में भयानक युद्ध लड़ा जा रहा है। यूक्रेन की सेना रूस की सीमा के अंदर दाखिल हो चुकी है और इस वजह से बड़ा सवाल पूछा जा रहा है कि क्या कुर्स्क में कयामत की रात है? क्या 7 घंटे के बाद महायुद्ध की शुरुआत हो सकती है? क्योंकि बड़े सवाल यह है कि क्या नेटो की एंट्री भी होगी। नेटो और अमेरिका के वॉर प्लान पर ज़ेलेंस्की ने मिलिट्री ऑपरेशन शुरू कर दिया है और यह बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन है। यूक्रेनी फौज की स्पेशल यूनिट ने रूस में घुसकर अब तक का सबसे विध्वंसक ऑपरेशन शुरू किया है।
यूक्रेनी फौज तेजी से रूस के कुर्स्क पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ रही है। यूक्रेनी फौज के निशाने पर कुर्स्क में रूस की न्यूक्लियर साइट भी है। सबसे बड़ी बात यह है कि यूक्रेन की ये स्पेशल फोर्स अब मॉस्को से सिर्फ 7 घंटे की दूरी पर है और कुर्स्क से कुछ किलोमीटर दूर। अगर यूक्रेनी फौज को अगले कुछ घंटे में रूसी सेना ने नहीं रोका तो न्यूक्लियर तबाही तय है। ऐसे में आज कुर्स्क में कयामत की रात होने की आशंका भी है। एक और बड़ी खबर इस युद्ध से जुड़ी हुई आपको बता दें, रूस यूक्रेन युद्ध में से जुड़ी अब तक की जो सबसे विस्फोटक और विध्वंसक खबर है वो ये कि रूस में घुसकर यूक्रेन का ग्राउंड ऑपरेशन जारी है। रूस में कुर्स्क के एक गांव में भीषण जंग हुई है। यूक्रेनी फौज की स्ट्राइक से तबाही हुई है। रूसी फौज का ठिकाना तहस नहस कर दिया गया यूक्रेनी फौज द्वारा। रूस के कुर्स्क से यूक्रेनी फौज सिर्फ अब 25 किलोमीटर दूर है। आज रात कुर्स्क में हो सकता है अब तक का सबसे खतरनाक महायुद्ध यूक्रेन की सेना और रूस की सेना के बीच। बड़ी खबर इस बीच ये भी मिल रही है कि रूस के कुर्स्क बॉर्डर से यूक्रेन की गोलाबारी हुई है। यूक्रेन की आर्टिलरी ब्रिगेड ने दागे हैं गोले। रूस में यूक्रेन की फौज को कवर फायर भी मिला है। एक और बड़ी खबर, रूस में यूक्रेनी फौज के ऑपरेशन से जुड़ी बड़ी जानकारी मिल रही है। रूसी काफिले पर यूक्रेन ने विध्वंसक हमला किया है। हमले में 7 रूसी ट्रक जलकर खाक हो गए हैं। यूक्रेनी आर्टिलरी के हमले में रूस को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। और इधर रूस में ज़ेलेंस्की का ग्राउंड ऑपरेशन अब तक का सबसे विध्वंसक और विनाशक कदम बताया जा रहा है। यानी अब रूस और यूक्रेन युद्ध नए मोड़ पर खड़ा है। यूक्रेन ने रूस में घुसकर जंग की बड़ी तैयारी की है। कुर्स्क के केरेनोवो पर भी यूक्रेनी फौज ने कब्जा कर लिया है। यूक्रेन का इरादा दरअसल एटमी साइट पर हमले करने का है, तो रूस के स्थानीय लोग अब कुर्स्क छोड़कर भागने लगे हैं। यूक्रेनी फौज के डर से कुर्स्क से शिफ्टिंग जारी है। और पुतिन के सामने अब न्यूक्लियर अटैक का विकल्प खुला है, तो यूक्रेनी फौज को रोकने के लिए फ्रंट लाइन पर तोपखाना भी लाया गया है। रूसी फौज की तैनाती भी यूक्रेनी आर्मी को रोकने के लिए बढ़ाई गई है। ऐसे में कुर्स्क में आज रात महायुद्ध होने की पूरी आशंका है। कुर्स्क न्यूक्लियर प्लांट पर यूक्रेन के हमले का खतरा अब बढ़ रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध को पूरे 896 दिन बीत गए हैं, लेकिन अब जो हो रहा है वो पहले कभी नहीं हुआ। यानी रूस की जमीन पर यूक्रेनी सैनिकों का ग्राउंड ऑपरेशन, रूस के अंदर घुसकर विध्वंसक प्रहार करते यूक्रेनी जवान। इसलिए कुर्स्क में ज़ेलेंस्की के सैनिकों ने जो कोहराम मचाया है, उसकी वजह से रूसी राष्ट्रपति पुतिन भी बहुत गुस्से में हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रूस पर यूक्रेन का 3 लेयर्ड अटैक पश्चिमी देशों से मिले हथियारों से किया जा रहा है। रूस की टेस्ट साइट पर यूक्रेन ने हमला किया है। यूक्रेनी हमले में रूसी टेस्ट साइट पूरी तरह से तबाह हो गई है। पहली बार रूस पर क्लस्टर मिसाइलों से स्ट्राइक की गई है। रूस की एटमी फोर्स ने यूक्रेन से लगते अपने बॉर्डर पर न्यूक्लियर वॉल बनाई हुई है। मतलब ये कि सरहद पर जगह जगह न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती की गई है। ब्लैक सी, क्रीमिया, बेलगोरोद, कुर्स्क, ब्रियांस्क, माजिर और ब्रिएस्ट ये रूस के वो इलाके हैं जो यूक्रेनी बॉर्डर पर मौजूद हैं। इन्हीं इलाकों में पुतिन ने तेजी से परमाणु हथियारों की तैनाती की है। यही वो जगह है जिसे पुतिन का एटमी बेल्ट कहा जा रहा है। इन लोकेशंस पर रूसी फौज ने सीक्रेट तरीके से एटमी हथियारों की तैनाती की है। विश्व विनाश वाले एटमी हथियार यूक्रेन के बेहद करीब रखे गए हैं। अब इसी एटमी दीवार को यूक्रेनी फौज टारगेट करने की कोशिश कर रही है। अगर एटमी साइट पर हमले हुए तो रूस में भीषण तबाही होगी और इससे विश्व विनाश तय है। न्यूक्लियर दीवार रूस की न्यूक्लियर साइट किस तरह से है? ब्लैक सी, क्रीमिया, बेलगोरोद, कुर्स्क, ब्रियांस्क, माजिर, ब्रिएस्ट ये वो इलाके हैं जो सबसे ज़्यादा टारगेट पर हैं। और इसी के साथ ही रूस में बढ़ते न्यूक्लियर तबाही के खतरे के बीच बड़ी खबर यह है कि कुर्स्क में तेजी से बढ़ रही है यूक्रेन की फौज। यूक्रेन सैनिकों से चेचन लड़ाकों की गन फाइट हुई है। यूक्रेनी सैनिकों से कादीरोव के लड़ाकों की सीधी जंग की खबर है।
इस बीच रूस की रॉकेट ब्रिगेड के जवाबी हमले भी जारी हैं। यूक्रेन के ठिकानों पर MLRS अटैक किया जा रहा है। रूसी रॉकेट ब्रिगेड की बारूदी बौछार यूक्रेन के ठिकानों पर बारूदी कोहराम ला रहे हैं। यूक्रेनी फौज के निशाने पर अब रूस के 6 एयरबेसेस हैं और इन एयरबेस को यूक्रेन की ड्रोन फ्लीट लगातार निशाना बना रही है। एगिल्स एयरबेस पर कई बार ड्रोन से हमले हुए तो कुर्स्क एयरबेस भी यूक्रेनी फौज के निशाने पर है। इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि वोरोनिश एयरबेस को भी यूक्रेनी फौज टारगेट कर चुकी है। साकी एयरबेस पर भी कई बार ड्रोन हमले किए गए हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कुर्स्क के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर कब्जा कर सकता है यूक्रेन। ये बड़ी खबर। कुचरतोव न्यूक्लियर प्लांट में से कुछ दूरी है यूक्रेनी सेना। कुर्स्क न्यूक्लियर प्लांट की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। रूस की तरफ से ये आशंका जाहिर की जा रही थी कि बहुत ज़्यादा खतरे में है ये न्यूक्लियर साइट। उनकी न्यूक्लियर प्लांट की सुरक्षा को बढ़ाया गया है क्योंकि कहा यह जा रहा है कि अब इससे कुछ दूरी पर ही है यूक्रेन की सेना और इस प्लांट पर जल्दी यूक्रेनी सेना कब्जा कर सकती है। और यूक्रेन के निशाने पर रूसी न्यूक्लियर प्लांट कैसे हैं, आइए आपको हम बता देते हैं। कुर्स्क में न्यूक्लियर प्लांट पर कब्जा कर सकता है यूक्रेन और कुर्स्क से कुछ ही दूरी पर है यूक्रेन की सेना। कुर्स्क न्यूक्लियर प्लांट की इस दौरान सुरक्षा बढ़ाने की भी खबर आई है और रूसी मीडिया का तो दावा है कि न्यूक्लियर प्लांट पर कब्जा करना चाहता है यूक्रेन। यूक्रेनी बॉर्डर से 110 किलोमीटर दूर कुर्स्क न्यूक्लियर प्लांट मौजूद है और कुर्स्क के रूसी न्यूक्लियर पावर प्लांट पर कभी भी यूक्रेन का कब्जा हो सकता है। यूक्रेन के बोल्शोय, सोल्तस्कोय, इवनित्सा पर कब्जा पहले ही कर चुका है, यानी इस इलाके के बड़े इलाके पर यूक्रेन लगातार कब्जा करते हुए आगे बढ़ रहा है। और इस बीच अब देश की सियासत से जुड़ी हुई बड़ी खबर। सभापति धनखड़ से आर पार के मूड में विपक्ष। सभापति धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी सूत्र बता रहे हैं। 49 राज्यसभा सांसद कर सकते हैं साइन इस पर और अविश्वास प्रस्ताव के लिए 50 सांसदों की जरूरत है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि अविश्वास प्रस्ताव को सदन में पेश करने पर फैसला अभी नहीं हुआ है। ये अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है। कुमार विक्रांत ये खबर सोर्सेज दे रहे हैं जिसमें जानकारी मिल रही है कि सभापति धनखड़ से आर पार के मूड में विपक्ष नजर आ रहा है। सभापति धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी की जा रही है। जानकारी है कि 49 राज्यसभा सांसद कर चुके हैं साइन और सूत्रों के मुताबिक जानकारी है कि अविश्वास प्रस्ताव के लिए 50 सांसदों की जरूरत है। कुमार विक्रांत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुमार, 49 जो सांसद हैं वो दस्तखत के लिए तैयार, एक कम पड़ रहे हैं फिलहाल अविश्वास प्रस्ताव को लेकर, धनखड़ को लेकर जो लाने की तैयारी है, क्या डिटेल सामने आ रही है? देखिए, सूत्रों का कहना है कि चेयरमैन के खिलाफ राज्यसभा के आर्टिकल 67 के तहत अविश्वास प्रस्ताव पर अब तक 49 राज्यसभा सांसदों के दस्तखत हो चुके हैं। संख्या की कोई समस्या नहीं है। सूत्र बता रहे हैं कि शाम तक 50 सांसदों के दस्तखत भी हो जाएंगे। ये प्रस्ताव फिलहाल मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर में है। हालांकि इसको सबमिट करने पर अभी फैसला नहीं किया गया है। सूत्रों का कहना है कि ये सत्र तो अब समाप्त हो गया। ऐसे में अगर लाना होगा तो अगले सत्र के लिए पहले इस पर विचार किया जाएगा और उसके पहले मल्लिकार्जुन खड़गे इंडिया ब्लॉक के तमाम जो नेता हैं उनसे चर्चा करेंगे कि क्या इसको सबमिट करना चाहिए, क्या बिल्कुल सीधे तौर पर आर पार की लड़ाई सदन में लड़ लेनी चाहिए। इस पर फैसला होना बाकी है। अगर इंडिया ब्लॉक तय करता है इस बात को, कब तय किया जाएगा कि अगले सत्र में इस प्रस्ताव को सबमिट किया जाए या कब किया जाए। जी कुमार विक्रांत, शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका। और इसी के साथ ही संसद में क्या हुआ था वो आपको अब हम सुनाते हैं। ऑनरेबल मेंबर्स, जया अमिताभ बच्चन इज द लास्ट स्पीकर ऑन दिस पॉइंट, प्लीज मैम। सर, मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ, मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ और सर मुझे माफ करिएगा मगर आपका टोन जो है इज नॉट एक्सेप्टेबल। जया जी, you have earned a great reputation. You have earned a great reputation
You know, an actor is subject to the director. You have not seen what I see from here. Every day, I don't want to repeat. I don't want schooling. I am a person who has gone out of the way. And you say, my tone? No, sit down. आइए अब आपको सुनाते हैं कि राज्यसभा में हंगामे के बाद जया बच्चन ने इस पूरे मसले पर कहा क्या। जो कहा जाता है चेयर से, ठीक है, वो चेयर पे बैठे हैं, अलाउड है। अगर वो चेयर से बाहर हैं तो वो भी आम एमपी की तरह हैं, वो हमारे अन्नदाता तो है नहीं। I objected to the tone used by the chair. We are not school children. We are all, and some of us are senior citizens. I was upset with the tone, and especially when LOP stood up to speak, he had switched off the mic. How can you do this? ये तो परंपरा के खिलाफ है. You have to allow the leader. Who is going to protect us? The leader of opposition. We are all together in opposition. If you are not going to allow him to speak, if he is not going to be heard in the house, then what are we doing? And on top of that, I mean, every time using words which are unparliamentary, I need an apology. Bus. From the chair. I need an apology for saying I don't care. He has to care. संसद में आज बांग्लादेश को लेकर राहुल गांधी पर अनुराग ठाकुर ने हमला किया। कांग्रेस और राहुल गांधी को गाजा की चिंता है, कहा अनुराग ठाकुर ने। बांग्लादेश पर राहुल ने कुछ नहीं कहा है। मैं आपका आभारी हूं क्योंकि जो हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में हाल ही में घटा उसको लेकर हम सब लोग चिंतित भी हैं और सभी राजनीतिक दलों ने एक स्वर में बात भी कही कि वहां पर जो अपने लोग हैं उनकी भी चिंता की जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी ट्वीट करके जो इंटरिम गवर्नमेंट के प्रधानमंत्री हैं उनको बधाई भी दी, लेकिन ये भी कहा कि हमारे जो वहाँ पर हिंदू और अल्पसंख्यक हैं उनकी शांति, सुरक्षा और विकास सबको सुनिश्चित किया जाए। लेकिन दुर्भाग्य ये है सर कि नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने ट्वीट जब किया या उनको बधाई जब दी तो हिंदुओं की वहां पर सुरक्षा की कोई बातचीत नहीं की, ना ही उसका उल्लेख किया, ना ही अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात की। ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि ये लोग वहां पर हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात भी नहीं कर सके। गाजा को लेके आपने बड़ी बड़ी बातें की, गाजा को लेके आप बड़ी बड़ी बातें करते थे, लेकिन यहाँ पर आकर आप नहीं करते हो। श्रीमती जून मलिहा, ऐसा कैसे होता है सर? गाजा को लेकर बीजेपी के एससी और एसटी सांसदों ने आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। इस मुलाकात में बीजेपी के लोकसभा और राज्यसभा के करीब 75 सांसद मौजूद रहे। संसद भवन में आज बीजेपी के एससी एसटी सांसदों ने पीएम मोदी से मुलाकात की। सांसदों ने पीएम को कोटा के भीतर कोटा और क्रीमी लेयर के संबंध में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर चिंता व्यक्त की और मामले को लेकर ज्ञापन सौंपा। प्रधानमंत्री जी का है कि सरकार कि उसमें कोई इसकी सरकार की उसमें कोई वैसा ऐसे नहीं है कि उसमें कुछ संज्ञान ले या उसको ख़त्म करे। जो जैसी रिजर्वेशन की व्यवस्था है उसी तरीके से बनी रहेगी। वो कोई जजमेंट या निर्णय नहीं है, कुछ जजों की व्यक्तिगत राय है, उसका सरकार पे उसमें कोई प्रभाव नहीं है। सरकार जिस तरीके से रिजर्वेशन की व्यवस्था बनाई है व्यवस्था सेम बनी रहेगी। ऐसा आश्वासन माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी माननीय सांसदों को दिया। मुलाकात के बाद केंद्रीय मंत्री कमलेश पासवान ने कहा कि पीएम के नेतृत्व में एससी एसटी समाज सुरक्षित है। जिस तरह विरोधी जिस बात को लेके भरमा रहे हैं, मैं आप सबसे अपील करता हूं, ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एससी समाज चाहे एसटी समाज हो सुरक्षित। पेरिस ओलंपिक की बात करेंगे। जेवलिन थ्रो में सिल्वर मेडल जीतने के बाद पीएम मोदी ने नीरज चोपड़ा से फोन पर बात की है। पीएम ने नीरज को क्या कहा, आइए सुनिए। हेलो, नमस्ते सर। बहुत 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 बधाई आपको। धन्यवाद सर। अपने देश का नाम फिर एक बार रोशन कर दिया जी। और पूरा देश, मैं देख रहा था रात को 1 बजे भी करोड़ों लोग आपकी तरफ आशा की नजर से देख रहे थे। बस सर वही है कि जो सबकी उम्मीद थी गोल्ड के लिए वो कहीं ना कहीं
एफर्ट भी लगाया, लेकिन जैसा हमारी बात हुई थी कि छोटी वो इंजरी वगैरह की वजह से वो पुश जो करना चाहता हूँ वो नहीं कर पाया, उसका थोड़ा सा हो रहा। वही डिसीजन लेंगे सर टीम के साथ, लेकिन कंपटीशन जो था वो काफी तगड़ा था और ऐसी सिचुएशन में भी थ्रो करना और मेडल लेके आना कंट्री के लिए उसकी खुशी है जी। नहीं, आपने बहुत अच्छा किया है और आपने तो पिछली बार भी मुझे याद है आपने आपके प्रतिस्पर्धी के खेल की तारीफ की थी जी, और आपने तब भी मुझे कहा था कि उसका मुकाबला बड़ा सचमुच में तगड़ा होता है। हाँ जी। और इंजरी के बावजूद भी आप ये मैनेज करते हैं। नहीं बिल्कुल सर, काफी अच्छा रहा और वही है कि ये तो सिलसिला चलता रहेगा गेम में, स्पोर्ट्स में अप डाउन्स, और अभी आगे और ज्यादा मेहनत करेंगे और बाकी आगे गेम्स आ रहे हैं तो वो खेल लेंगे सर अच्छे से। आपकी माता जी भी कभी खेल में रही थी क्या? नहीं सर, फैमिली से कोई नहीं रहा, पर ये है कि यहाँ हरियाणा में वो माहौल जरूर है खेल का, तो कुछ ना कुछ पहले बचपन में खेले होंगे। माता जी का जो इंटरव्यू है जी, उसमें एक जो स्पोर्ट्स परिवार का स्पिरिट होता है, हाँ जी, वो बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने कहा। जब उनको कहा गोल का, उन्होंने कहा भाई वो भी तो मेरा बेटा है। ये स्पिरिट है। मैं तो बहुत सचमुच में आपके परिवार को भी बधाई देता हूँ। नहीं बिल्कुल सर, क्योंकि तो एकदम से ये स्पोर्ट्स में सर वही है, जुड़े रहते हैं। और कुछ देर में जेल से रिहा होंगे मनीष सिसोदिया। जेल से सीधे केजरीवाल के घर जाएंगे सिसोदिया। 17 महीने के बाद जेल से बाहर आने वाले हैं मनीष सिसोदिया। आज ही जमानत मिली है। रेगुलर बेल मिलने के बाद मनीष सिसोदिया जेल से अब बताया जा रहा है कि कुछ देर बाद रिहा हो सकते हैं और रिहा होने के बाद वो सीधे अरविंद केजरीवाल के घर जाएंगे, ये जानकारी मिल रही है। बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति पर सरकार ने बनाई है कमेटी। बड़ी जानकारी आपके सामने। गृह मंत्रालय ने कमेटी का गठन किया है। हिंदू समुदाय पर हमले को लेकर इस कमेटी का गठन किया गया। जिस तरीके से वहां हमले हो रहे हैं उस पर चिंता जाहिर करते हुए इस कमेटी का गठन किया गया। अल्पसंख्यकों के हितों को ध्यान में रखेगी कमेटी। बॉर्डर के हालात को लेकर भी कमेटी विचार करेगी, ये जानकारी सामने आ रही है। बरेली में महिलाओं की हत्या करने वाला साइको सीरियल किलर पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। नफरत की इंतहा ने उसे हत्यारा बना दिया। किससे थी इतनी नफरत और कैसे पकड़ा गया हत्यारा, 60 सेकंड में आपको बताते हैं। यूपी के बरेली में महिलाओं की हत्या करने वाला साइको सीरियल किलर पकड़ लिया गया है। उसने हत्याओं का चौंकाने वाला कारण बताया है। पिछले 14 महीने में 9 महिलाओं की हत्या करने वाले कुलदीप को अपनी सौतेली मां से नफरत थी। उसकी पत्नी भी उसे छोड़कर चली गई थी। इसी नफरत ने कुलदीप को हत्यारा बना दिया और उसने एक एक कर 9 महिलाओं की साड़ी से गला घोंटकर हत्या कर दी। इन सभी महिलाओं की उम्र 40 से 62 साल के बीच थी। सभी हत्याएं एक ही पैटर्न से और 25 किलोमीटर के दायरे में हुई थी। पुलिस के लिए इस साइको किलर को पकड़ना बड़ी चुनौती थी। साइको किलर को पकड़ने के लिए ऑपरेशन तलाश चलाया गया। 22 टीमों का गठन किया गया। 25 किलोमीटर एरिया में 1500 सीसीटीवी के फुटेज खंगाले गए। 600 नए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। महाराष्ट्र में सीरियल किलर को लेकर स्टडी की गई। संदिग्ध हत्यारे का स्केच जारी किया गया। पूछताछ में आरोपी कुलदीप ने बताया कि वो बाकरगंज थाना के नवाबगंज क्षेत्र का रहने वाला है। उसके पिता ने उसकी मां के जीवित रहते ही दूसरी शादी कर ली, जिससे उसके दिमाग पर गहरा असर हुआ।